हेलो स्टूडेंट, पिछले दो वीडियो में लगातार हम फर्स्ट सेट और सेकंड सेट जो जीएसईआरटी द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं साइंस सब्जेक्ट का। आज आप लोगों के लिए तीसरा पार्ट्स लेकर आए हैं। इस तीसरा पार्ट्स को सॉल्यूशन करेंगे जो बहुविकल्प वाला क्वेश्चन है यानी एमसीक्यू वाला। कौन सा आंसर सही है इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा डिटेल्स में अध्ययन करेंगे, लेकिन उतना भी डिटेल्स में नहीं कि बहुत लंबा खींचा जाए। तो इस वीडियो में आज हम लोग सेट 3 साइंस सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं। रात को 11:30 बज रहा है और इस टाइम हम वीडियो कर रहे हैं, सब सो गया है। एक तो लाइक बनता है क्या, और इस प्रकार के वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका राय जरूर दीजिएगा वीडियो के बारे में। तो आइए, जो रूल्स रेगुलेशन जो है वही है कि जो 40 मार्क का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके लिए आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। ये सब तो क्लियर है, इसमें कोई फर्स्ट सेट में था सेकंड सेट में है, वही रूल्स रेगुलेशन है, इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। अब सेट 3 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं क्या। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यानी कोई सतह है, उसमें कोई किरण आ रहा है, प्रकाश किरण, और वो वापस जाता है। तो जो किरण आता है ये किरण और ये परावर्तित किरण, तो इससे जो कोण बना ये हुआ आपतन कोण, और इसमें परावर्तित किरण द्वारा जो बैक हुआ किरण उससे जो कोण बनता है ये हो गया परावर्तित किरण। हमेशा याद रखिएगा आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें कहा गया है कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो सीधी सी बात है, बराबर होता है मतलब ये भी 60 डिग्री का ही होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 2 में यह पूछा गया है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई लेंस है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और उस मुख्य अक्ष में समानांतर आने वाली मतलब कोई समानांतर आता है कोई किरण, तो वो जो परावर्तन होगा, ये किरण जब परावर्तन होता किस रेखा से, चाहे इधर से आए चाहे इधर से कोई किरण आए, तो वो हमेशा ये क्या है, ये है मुख्य फोकस, और यह क्या है केंद्र। तो ये फोकस से होकर गुजरता है, मतलब जो किरण आया वो जो परावर्तित होगा, वो जो परावर्तन होगा उस किरण का, तो क्या होगा, वो हमेशा फोकस से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 2 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यह पूछा गया है कि यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो ये ऐसा क्वेश्चन का आंसर हम फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में कर चुके हैं। तो वही हम जो है हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो फोकस दूरी कितना है एफ, और यहाँ आर का मान दे दिया है, वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 54 सेंटीमीटर। अब 2 27 में हो जाता है 54, यानी फोकस दूरी कितना निकल गया 27। तो ये हो गया 27 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या निकल गया, सेल 3 का बी सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 में यह पूछा गया है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। समान आकार का बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या है, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है और उसके क्या है, कोई वस्तु को रखा गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ कोई अगर वस्तु को रखा जाता है तो इसका बराबर जितना बड़ा ये है वस्तु उसका बराबर ये प्रतिबिंब आता है और ये उल्टा होता है। तो ये क्या है, ये है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर अगर किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए तो उसका बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में जैसा प्रतिबिंब बनता है लगभग वैसा ही होता है उत्तल लेंस में, और जो उत्तल दर्पण में होगा वो अवतल लेंस में होगा, ये लगभग याद रखिएगा। और जो इमेज फॉर्मेशन वाला कहाँ किस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चन रहेगा
आएगा ही, ये एनसीईआरटी किताब में पूरा एकदम दिया गया है। तो 4 का सही आंसर क्या हो गया? 4 का सही आंसर हो गया सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो बहुत सारे कामों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जैसे दाढ़ी मतलब शेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में जो होता है, और बहुत कुछ। तो यह ऑप्शन क्या है? गाड़ी के साइड मिरर में। तो गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, हम लोग जानते हैं। और बी नंबर में दिया है कि गाड़ी की हेडलाइट में, अग्रदीप में। हम लोग पढ़े थे सेकंड सेट में कि अग्रदीप में मतलब हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है? यानी कह रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक ये वायु के माध्यम से आया कोई प्रकाश की किरण, और या कांच है या पानी है, कुछ भी है, तो ये जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश के किरण आते हैं तो सीधा गमन नहीं करके थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो इस प्रकार जो उसके मार्ग में परिवर्तन होता है, तो ये घटना को, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का आंसर सही आंसर होगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? प्रकाश के चाल सबसे अधिक होगा जिसमें अपवर्तनांक कम होगी। जिस पदार्थ का अपवर्तनांक कम है उससे प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो ये बर्फ, हम लोग जानते हैं कि बर्फ का जो अपवर्तनांक है 1.31 है। फिर दिया है केरोसिन, उसका कितना होता है? 1.44 होता है। वायु 1.003 होता है, ये सबसे कम होता है इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो इसमें अपवर्तनांक सबसे कम क्या है? वायु का है, और इसीलिए इसका सही आंसर होगा वायु, क्योंकि इससे इस ऑप्शन में दिए गए चारों ऑप्शन में सबसे अपवर्तनांक कम होने के कारण प्रकाश की चाल जो होगा वो सबसे अधिक होगा। तो क्वेश्चन का 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? मतलब सीधा बनेगा और आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। तो ये क्या है कि कोई उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस में अगर कोई मुख्य अक्ष है तो उसमें हो गया F1 और ये हो गया 2F1। इधर भी सेम है कि इधर है F2 और ये है ये 2F2। तो ये इसमें क्या होगा? और इसमें हो गया ये वो है प्रकाश, और ये जो प्रकाश केंद्र, यह क्या है? केंद्र है। उसके अगर बीच रखते हैं कोई वस्तु को तो इससे क्या होगा? उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 8 का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच अगर रहेगा वस्तु तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? हम लोग जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता होता है उसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन का आंसर हम लोग सेकंड सेट में कर चुके हैं। तो इसका लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यह पूछा गया है 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है। 10 सेंटीमीटर ऊंचा है कोई एक वस्तु को लेंस के सामने रखा गया है, जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो 10 सेंटीमीटर जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो 3 गुना बन जाता है। तो उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन क्या होगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि आवर्धन मतलब कितना गुना बड़ा करता है किसी वस्तु के प्रतिबिंब को। तो आवर्धन कितना होगा? 3 होगा। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हम लोग तो पहले से ही पता है, सेकंड सेट में हम लोग कर चुके हैं। तो नेत्र का किस भाग में प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में बनता है, और रेटिना को क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 11 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। निकट दृष्टि को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, 2 प्रकार का दृष्टि दोष होता है। तो दो हम लोगों को एक ट्रिक याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष मतलब दूर और निकट, इसमें कितना अक्षर है? 2 अक्षर है। इसमें कितना अक्षर है? 3 अक्षर है। तो इसमें हम लगाएंगे छोटा वाला, यानी उत्तल। इसमें कितना अक्षर है? 3। और अवतल में कितना अक्षर है? 4 है। तो ये चूंकि बड़ा है निकट,
सिर्फ ट्रिक याद रखने के लिए। और यह अवतल, तो अवतल में बड़ा तो इसमें भी बड़ा। अब इसमें चार अक्षर है, इसमें 3, तो अब ये छोटा है दूर 2 अक्षर का और ये 3 अक्षर का, इसलिए इसमें आगे उत्तल लेंस। प्रकार हम लोग ट्रिक को याद रखते हुए ये करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट में क्या लगेगा, अवतल लेंस का उपयोग होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। अगर निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ दूर बिंदु पूछा गया है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा, यानी 13 का कितना हो, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें से जो दिया गया है, हम लोग जैव प्रक्रम में श्वसन, पोषण, संवहन, उत्सर्जन पढ़े थे। उस जैव प्रक्रम में किसमें हमें एनर्जी मिला था, ऊर्जा मिला था। ग्लूकोज का विखंडन होकर ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा था, श्वसन प्रक्रिया में हो रहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्वसन होगा। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधीता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ये बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन कि चिप्स, कुरकुरे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी आप लोग खाते हैं लेस, तो उसके पैकेट में ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस डाला जाता है, तो विकृत गंधीय से खाद्य पदार्थ को सड़ने से या बचाता है। तो वो क्या है, नाइट्रोजन गैस है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। तो 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया में हम लोग संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषण, बहुत प्रकार के हम लोग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण वीडियो में भी है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें इसमें जंग लगने के बारे में कहा जा रहा है। तो देखते हैं जंग लगना, जंग का कहाँ लगता है, लोहा में लगता है। लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। और जंग लगने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब मिलकर क्या बना देता है, जंग बना देता है। तो इसमें एक पदार्थ बनता है। ये कई पदार्थ मिलकर, कई तत्व मिलकर, कई परमाणु मिलकर क्या बनता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसमें जुड़ता है, कई पदार्थ के जुड़ने से जंग का निर्माण होता है। इसीलिए ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, यानी 16 का आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन होना मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना। हम लोग पढ़े हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन रिएक्शन करता है, जिसके फलस्वरूप Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें उपचयन कहाँ हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि कहाँ हो रहा है, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, मतलब उपचयन यह हुआ, यानी कार्बन उपचयन हो गया। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। और अगर अपचयन पूछता तो जिंक हो जाता, जिंक ऑक्साइड हो जाता, क्योंकि यहाँ जिंक से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, टूट रहा है, यानी इसमें अपचयन होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये पूछा गया है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। रासायनिक समीकरण संतुलित होना मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना। कई बार हम बोल चुके हैं, इस प्रकार का समझा चुके हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एरो के बाएं तरफ और एरो के दाएं तरफ दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसमें ये नंबर में अगर हम देखते हैं तो क्या है, AgNO3 प्लस क्या है, NaCl है, और उसका रिएक्शन के फलस्वरूप बन जाता है NaNO3 प्लस AgCl। आइए गिनते हैं, यहाँ Ag1 है, Ag1 है, NO3 बराबर है, सोडियम बराबर है और क्लोरीन बराबर है। मतलब किसी प्रकार का कोई असंतुलित होने का कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ बायां दायां दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इसीलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बाकी BCD जरूर चेक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण, कोई नहीं है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ये। 19 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में ये पूछा गया है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण मतलब लोहा क्या है, लोहा मतलब
ई, उसमें क्या डाला जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन का विस्थापित कर देगा, हटा देगा, क्योंकि इसका क्षमता ज़्यादा होता है, तो ये फिर Cl बन जाएगा और H2 बन जाएगा, ये फिर Cl2 बन जाता है और H2 बन जाता है। इसमें हुआ क्या, इसको संतुलित करना है, अभी संतुलित करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ये। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में यह पूछा गया है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। हम लोग जानते हैं लिटमस पेपर जो है ये नीले लिटमस को लाल करता है अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए, और क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है कब, जब लाल को नील करता है। तो ये क्या है, रंगीय सूचक ना है कि उससे रंग के द्वारा ही ना अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन का पता चलता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सही आंसर 20 का हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में 21। क्या पूछा गया है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है। हड्डियों जब टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर चढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम Ca, सल्फेट मतलब SO4, अर्ध मतलब हाफ और हाइड्रेट मतलब जल। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का क्या करता है, उपयोग किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका क्या है, 21 का सही आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 नंबर में पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो लो यही है सूत्र, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 का भी आंसर हो जाएगा सी, प्लास्टर ऑफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है 2H2O प्लस क्या हो रहा है O2 के साथ बन के H2O बन गया, मतलब जल बन रहा है। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला मतलब जुड़ा, तो दोनों का शादी हुआ, शादी हुआ तो मतलब संयोजन हुआ, दुल्हा दुल्हन मिल गया, शादी हो गया, शादी होना मतलब संयोजन अभिक्रिया। था उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे जैसे नींबू, संतरा, इस प्रकार के फल में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे वो खट्टा होता है। तो इसमें हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, यानी 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 में यह पूछा गया है, कोई विलयन अंडे को पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे का जो ऊपर सतह जो कवच होता है ना सफेद वाला, उसके साथ अभिक्रिया कर एक गैस बना देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं, और वो क्या करता है, चूने का पानी जो होता है उसको दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, उस विलयन में है क्या चीज। तो इस प्रकार के आंसर आपका NCERT किताब में पूरा एकदम डिटेल्स में दिया हुआ है समीकरण के साथ। यह होगा क्या, HCl, यानी 25 का क्या हो जाएगा बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में यह पूछ रहा है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवत क्या है। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, और अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो खोज लीजिए 7 से कम, 11, 8, 2, 7, तो सीधी सी बात है 2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। रुकिए, इसमें क्या कह रहा है, भोजन का पाचन करता है। कूटपाद मत देखिए, होशियार रहिए। कूटपाद देखने से ही अमीबा याद आ जाता है, बात ऐसा नहीं है। इसमें भोजन ग्रहण करने की बात नहीं हो रहा है अमीबा का, भोजन का पाचन की बात हो रही है। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए याद रखिएगा कि भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 27 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, पाचन प्रक्रिया में आमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन जब प्रक्रिया होता है तो आमाशय जो है हमारे, उसमें प्रोटीन का पाचन कौन करता है। हम क्या बताए थे, अगर पढ़े थे उसमें पोषण विधि, तो मानव में पोषण, उसमें बताए थे कि यकृत से पित्त रस जो निकलता है, पित्त, वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संपोषण विधि या प्राणी संभोजी पोषण किस में होता है, पूरे जो खाद्य पदार्थ को निगल लेते हैं, और भोजन का पाचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है। इसे कहा जाता है प्राणी संभोजन। मनुष्य में क्या है, अमीबा है। इसीलिए हमें याद रखना है कि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें प्राणी संभोजी पोषण होता है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 में, मानव हृदय में कितना प्रकोष्ठ होता है। यह सेट 1 में दिया था और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये मानव हृदय में
4 चैम्बर होता है, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं, कोष्ठ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर 31। निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिका या पीत? तो क्या कौन करता है? पीत करता है। ये क्या करता है? भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? वृक्क है, और वृक्क जो है इसका इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। या नेफ्रॉन का क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन का कहा जाता है वृक्काणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का सी। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं 33। निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन क्या है कि पौधों जो है उसके पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वो अतिरिक्त जल को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या क्या घटना होता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि कौन सा घटना नहीं घटता है। तो सब ऑप्शन ए, बी और सी अच्छे से पढ़िएगा। वो सभी घटना वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, लेकिन ऑप्शन डी ये भोजन का संवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन से भोजन का संवहन का कोई लेना देना नहीं है, यानी 33 का आंसर हो जाएगा डी। 34 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा कौन है? पपीता है एक लिंगी, बाकी सब द्विलिंगी है। तो एक लिंगी पौधा में क्या है? ये आ जाएगा 34 का बी। अब आते हैं 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जन्म दर्शाता है? एक चित्र दिया गया है, देखिए। तो इसमें क्या दर्शाता है? इसमें एक हाइड्रा का फोटो दिया गया है, और क्या किया गया है कि मुकुल लगा दिया गया है। ये क्या करता है? ये मुकुलन होता है, मतलब ये अपने शरीर से उस मुकुल को त्याग देता है, हटा देता है, और प्रत्येक मुकुल एक अलग अलग जीव यानी हाइड्रा बन जाता है। तो इसमें किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन होता है, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? अगर किसी लड़के में मोछ दाढ़ी ये सब निकल रहा है, एक कंठ जो है ये अगर बढ़ रहा है, मतलब उसमें यौवनावस्था का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। लक्षण जो दिखता है, तो ये लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखता है? तो टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, याद रखिएगा। तो 36 का हो जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जनन तंत्र का भाग नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं? उसमें जब मनुष्यों में जनन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें शुक्रवाहिनी ये होता है नर में, मादा में नहीं, याद रखिएगा। इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, हम जितना भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, सौर ऊर्जा से आते हैं। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव मात्रा। इसमें याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में आता है 39 में, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसे नए रूप से फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते। पेट्रोल भी इस प्रकार है, ये सभी अनवीकरणीय है। सिर्फ सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी 39 का सही आंसर होगा डी। 40 यानी लास्ट प्रश्न है इस सेट का और इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो वही है जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, कौन होगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। बाकी तीनों लकड़ी, गोबर गैस, कोयला जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हैं, तो आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग अभी तक है, मतलब पढ़ने वाले हैं आप लोग। मिलेंगे अगले वीडियो में 4th नंबर सेट को लेकर। तब तक आप लोग फर्स्ट सेट, सेकंड सेट और थर्ड सेट का तैयारी कर चुके होंगे, ऐसा उम्मीद रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।